नथिंग टू से बट एक सिंपल अपनी पोस्ट का एक छोटा सा पार्ट, ये एक वही पोस्ट है जो मैंने यूट्यूब पे जो कम्युनिटी टैब होता है उस पर एक छोटी सी पोस्ट डाली थी जब जेई एडवांस्ड 2024 होने वाला था। उससे शायद 1 या फिर 2 महीना पहले आई, मेरे को डेट भी याद नहीं और मैं डेट भी सर्च करने की कोशिश कर रहा था और ऐसी अपनी पोस्ट देख रहा था। तो आई हैव गॉट दिस पोस्ट सम ब्यूटीफुल, बहुत तगड़ी पोस्ट है। एक बार आप सब लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। और जो बच्चे इस पोस्ट को देख के जे एडवांस का पेपर देने गए होंगे, और मैंने 2-3 महीने पहले ये पोस्ट डाल दी थी बिकॉज मुझे लगा कि ये वो टॉपिक्स हैं जे एडवांस्ड 2024 में पिछले कुछ सालों के 23 और 22 के पैटर्न को देख के कि इन टॉपिक से इस बार क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम चांसेस हैं कि इन टॉपिक्स के बेसिस के ऊपर जो क्वेश्चन है वो आपसे मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं। या फिर ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको 101% आपको करके जाने ही जाने हैं, एटलीस्ट एट एनी हाउ आपको टॉपिक आने ही आने चाहिए जे एडवांस के लिए। मैं यहाँ पर कोई भी प्रमोशन करने नहीं आया हूँ, मतलब मैं कोई भी अपना बढ़ावा करने नहीं आ रहा हूँ कि मैंने 2-3 टॉपिक डाले तुक्के से और वही टॉपिक तुक्के से जे एडवांस में आ गए। तो मैं आपके सामने आके सीधे सीधे बोल दे रहा हूँ कि 2-3 टॉपिक आगे मेरे इसको ये कर लेना, थोड़ा सा बढ़ा देना। दैट इज़ नॉट, ये मैं सब यहाँ नहीं करना आया हूँ बकवास। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी टीचर या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आप बिलीफ दिखाते हो तो एटलीस्ट उसके ऊपर बिलीफ बनाए रखना। मतलब मैं अपने चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, XYZ कोई भी चैनल, कोई भी कोचिंग या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कई जगह मैंने ये भी कंट्रोवर्सी देखी है कि इस पर्टिकुलर कोचिंग XYZ कोचिंग है, उसकी मॉड्यूल बेकार है, इस कोचिंग की मॉड्यूल बेकार है, यार इस कोचिंग का फिज़िक्स का टीचर बेकार पढ़ाता है। XYZ कोचिंग है, वहाँ का फिज़िक्स का जो कोचिंग का टीचर है वो बहुत गजब की टीचिंग करता है। तो ये सब जो फालतू वाली चीज़ें है ना, एक आईआईटी एस्पिरेंट को शोभा नहीं देती। आपको ये चीज़ें कभी भी आईआईटी कॉलेज में या फिर आईआईटी जेईई के एग्ज़ाम में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बना सकती। एक ऐसा बच्चा जिस भी कोचिंग के पीछे या फिर जिस भी चैनल के पीछे आप जुड़े हुए हो, जुड़े रहो। कुछ समय लगेगा, सिस्टम को सीखो, कुछ समय बाद आपको रिजल्ट्स ऑब्वियसली दिखेंगे अगर आपने मेहनत करी है तो। आई एम जस्ट टेकिंग दैट वन शीट, इसको थोड़ा सा कवर करते हैं। इस शीट के अंदर ऐसी क्या खास बात है, यहाँ पर लिखा है मैंने, एक सेकंड, इस शीट के ऊपर लिख नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है मैंने बच्चे जेई एडवांस्ड 2024, यहाँ पर एक सेक्शन बनाया था मैंने बिल्कुल ही रफ लिखा था मैंने। मतलब ऐसे ही मैं बैठा हुआ था और आई एम जस्ट लिटरली थिंकिंग कि इस बार ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो बच्चों को बताने चाहिए कि हाँ ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं जेई एडवांस्ड 2024 में वो मैक्सिमम हो सकते हैं। तो ऐसी मैंने रफ एक स्केच बना दिया। मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत सिलेबस रिवीजन भी हो जाएगा कि क्या क्या सिलेबस हुआ करता था 11th और 12th में। तो मैंने एक सिंपली रफ स्केच बना दिया और यही फ़ोटो खींच के मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे अपलोड कर दी। कई बच्चों ने बोला भी था कि थोड़ी क्लियर इमेज भेज दो, क्योंकि तो मेरे पास मैक्सिमम जो क्वालिटी थी वो यही थी। तो मैंने कुछ रिप्लाई नहीं करा और कुछ दोबारा इमेज ऐड नहीं करी, क्योंकि मैक्सिमम क्वालिटी जो इमेज थी वो मेरे पास यही थी। इससे अच्छी इमेज नहीं भेज सकता और यही इमेज मैं यहाँ कॉपी करके ला रहा हूँ क्योंकि रीडेबल इमेज है, बिल्कुल ही रीडेबल इमेज है। और जिस बच्चों ने इसको रीड करा, क्योंकि 2-3 बच्चों से मेरी बात भी हुई जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, एटलीस्ट उन्होंने रीड करा, इन टॉपिक्स में फोकस करा एंड नाउ दे हैव अचीव्ड अ वेरी गुड रैंक। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेक्शन डाला था क्लास 11th का, यहाँ पर मैंने सेक्शन डाला था क्लास 12th का। मैंने ऐसे ही इस चीज़ को लिखना शुरू करा था। ठीक है, यहाँ पर क्लास 11th के बाद में क्या, थोड़ा सा 1 मिनट आपको इस चीज़ को थोड़ा सा और जूम आउट करके दिखाया जाए। यहाँ पर मैंने डाला क्लास 11th का सेक्शन, यहाँ पर मैंने डाला क्लास 12th का सेक्शन। सबसे पहली चीज़ जो लिखी मैंने क्लास 11th के सेक्शन में वो लिखी थी मैंने सेट्स के अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था वेन डायग्राम। फिर दूसरी चीज़ जो लिखी थी मैंने रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन का मैंने यहाँ पर क्लास 11th का थोड़ा पोर्शन, क्लास 12th का थोड़ा पोर्शन, क्योंकि इस बार रिलेशन एंड फंक्शन का आपके अगर याद हो जेई एडवांस्ड में तो एक मैच द फॉलोइंग पेपर 1 में अगर आपको याद हो रिलेशन एंड फंक्शन का पेपर 1 में क्वेश्चन, लास्ट मैच द फॉलोइंग मैचअप देखेंगे आप तो वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिखेगा रिलेशन एंड फंक्शन का। तो वो मैंने कहा था कि इसलिए रिलेशन और फंक्शन थोड़ा सा टच भी कर लिया होता तो वो वाला पार्ट एटलीस्ट आपका हो गया होता। इस चीज़ के बाद ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी इम्फेसिस नहीं करता हूँ, आप मेरे चैनल की वीडियोस उठा के देख लेना। मैंने किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं बोला होगा कि यार ट्रिग्नोमेट्री आ सकती है या फिर ये चीज़ आ सकती है या फिर वो चीज़ आ सकती है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी ज़्यादा इम्फेसिस नहीं करा, बट मैंने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लिखा था। और ट्रिग्नोमेट्री मतलब मैंने ये नहीं कहा था कि बिल्कुल आपको ये सब चीज़ें करके जानी है, मैंने कहा था थोड़ी बहुत हाइट्स एंड डिस्टेंस करके जानी है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के मैंने कहा था सारे फॉर्मूले, स्पेशली जो ग्राफ वाला पार्ट होता है, क्योंकि ग्राफ वाला पार्ट जेई एडवांस्ड 2023 में पूछा गया था। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक फॉर्मूलेज मैंने आपसे कहा था। और एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पेपर 2 के पहला क्वेश्चन जो था आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, दैट इज बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट।
लिटरली बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का क्वेश्चन इस बार नहीं आया, बाकी बार के ट्रेंड में आता था। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखे थे टॉपिक कुछ इंटीग्रल कैलकुलस के, जिसके अंदर मैंने लिखी थी एस्टिमेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिबनीज थ्योरम। लिबनीज थ्योरम आपको पता ही है कि एक्स वाई जी आप कोई से भी क्वेश्चन कर लो जेईई एडवांस्ड में, लिबनीज थ्योरम आपको आनी ही आनी चाहिए। गामा बीटा इंटीग्रेशन मैंने इसलिए लिख दिया था क्योंकि आपको कहीं बार थोड़ा सा इंटीग्रेशन में हेल्पफुल हो जाता है। सारे फॉर्मूले, सारी प्रॉपर्टीज़, किंग्स रूल का क्वेश्चन आया था, पिछली वीडियो को उठा के देख लेना, पेपर 2 का जो न्यूमेरिकल वो पैराग्राफ सेक्शन है वहाँ पर किंग्स रूल का क्वेश्चन आया था, ये आप पेपर 2 उठा के देख सकते हो। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व, कर्व स्केचिंग। एरिया अंडर द कर्व के अंदर मैंने क्या चीज़ें लिखी हैं बहुत ध्यान से देखना, मैंने लिखा है एरिया अंडर द कर्व, कर्व स्केचिंग और बेसिक कंसेप्ट। और पेपर 1, शायद पेपर 1 या फिर पेपर 2 में जो क्वेश्चन आया था इस बार भी बेसिक कर्व स्केचिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आया। वो कर्व स्केचिंग आपको बोर्ड लेवल में पढ़ाई जाती है, वही कर्व स्केचिंग आपको जेईई लेवल में पढ़ाई जाती है। और जो बेसिक कंसेप्ट होता है कि एरिया अंडर द कर्व होता क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन ही होता है, उसी कंसेप्ट का आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था। वालीज थ्योरम इज बेसिकली या शॉर्टकट, बड़ी इंटीग्रेशन को छोटा कर देती है, तो इस चीज़ को मत देखना। इंटीग्रेशन, कंसेप्ट ऑफ लिमिट और लिबनीज थ्योरम में लिबनीज और लिमिट्स, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, जेईई एडवांस्ड में इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और मैंने कहा था इंडेफिनेट इंटीग्रल के सारे फॉर्मूले और एडवांस्ड प्रॉपर्टीज़। इसके बाद मैं आ गया था यहाँ पे थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के ऊपर। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के ऊपर इस बार थोड़ा सा भारी सवाल आया, बट अगर आपने सारे बेसिक फॉर्मूले और उसके एप्लीकेशंस अच्छे से पढ़ रखे होते तो आपसे वो बेसिक सा जो क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का, आई ऑल्सो हैव सेट कि स्टैटिस्टिक्स का एक नया क्वेश्चन आना पक्का है। और प्रोबेबिलिटी के अंदर मैंने बेसिक्स और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस करने के लिए कहा था। मैंने उस समय ये भी कहा था कि बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ये सब चीज़ें आप उतनी नहीं भी करें, पर एक बार को बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। और यही हुआ, जो बेसिक क्वेश्चन आया वो इन तीनों के कंसेप्ट के ऊपर आया, बेसिक से रिलेटेड था, थोड़ा बहुत उसमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी लग रही थी, और यूजेज ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रहा था। और यहाँ पर गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेन डायग्राम इसलिए कहा था क्योंकि जो आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल के ऊपर जो क्वेश्चन आया था, वो इसलिए मैंने लिखा था कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले लेना वेन डायग्राम की। ठीक है, और इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो आपको थोड़ी और आपकी आंखें खुलेंगी। एक चीज़ यहाँ पर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है मैंने यहाँ पर, मैंने एक चीज़ लास्ट में लिखी थी, 90% चांसेस ऑफ कमिंग। किस चीज़ के? लॉगरिथम के जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन होते हैं उसके जो 90% चांसेस होते हैं आने के, वो चांसेस थे। और पेपर 1 का इंटीजर टाइप का पेपर 1 उठा के देखना, उसमें इंटीजर सेक्शन में जाना, लॉगरिथम के बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर उठा के आपके पास क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर बोला था ऑल द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट, क्योंकि मैं देख रहा था आज एक बच्चे से मेरी बात हुई तो वो बोल रहा था कि मेरा सर क्लास 11th का जो टॉपिक है ना लिमिट्स, वो बेसिकली कमज़ोर हो गया। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि लिमिट्स अपन यूज़ क्यों करते हैं, कहाँ से एग्जिस्ट हुआ लिमिट का, फ्रॉम वेयर लिमिट्स एग्जिस्ट, फ्रॉम वेयर लिमिट्स स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो मैंने बोला कि यार ये सब फालतू चीज़ें आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। लिमिट्स के अंदर 2 चीज़ें आपको आनी चाहिए, 1 टू दी पावर इन्फिनिटी वाले केसेस, एल लॉपिटल के सारे केसेस, क्योंकि एल लॉपिटल में किसी भी तरीके का सवाल बना के आ जाए आपसे एल लॉपिटल का क्वेश्चन होना चाहिए। और इस बार के पेपर में जो 30% क्वेश्चन थे वो लिमिट्स के सिर्फ 2 कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड थे। सबसे पहला 1 टू दी पावर इन्फिनिटी, अप्रॉक्सीमेशंस और एल लॉपिटल रूल को इंक्लूड करके। तो यहाँ पर वही दोनों चीज़ें लिखी गई हैं, इंक्लूडिंग एल लॉपिटल्स रूल और 1 टू दी पावर इन्फिनिटी केसेस। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक और चीज़ टिक करवाई थी आपसे, ये जो फंक्शन है, इन सारे के सारे फंक्शंस के जो वो होते हैं एक्सपांशंस होते हैं, वो आपको याद होने चाहिए, ऑल द एक्सपांशंस और बेसिक जनरल मैक्लॉरिन सीरीज। और मैंने वही बायनोमियल थ्योरम जो टॉपिक है, मैंने उसमें बिल्कुल भी ज़्यादा एम्फेसिस नहीं करा, बस मैंने लिखा था बायनोमियल थ्योरम के जो बेसिक एक्सपांशन है, बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। और अगर कर्व ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी जाए तो मैंने वहाँ पर लिखा था कि मॉड्यूलस फंक्शन के जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको थोड़े से एम्फेसिस करने हैं। और कर्व पे एम्फेसिस करने के लिए मैंने इस पूरे उसमें लिखा ही है, जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो आपको आने चाहिए। और अभी भी आपको बता दूँ, जो अपने पास ये कर्व निकल के आया था, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, जिसका क्वेश्चन हमने रिसेंटली करा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन था। अगर इस कर्व की ज्योमेट्री या फिर थोड़ा बहुत भी आपको स्केच करना आता तो आपसे इजीली वो क्वेश्चन हैंडल हो जाते। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें थी ये मैंने इस चीज़ में एपीजीपी, अगेन मैंने कुछ भी इम्फेसिस नहीं करा था, एपीजीपी का बेसिक जो है वो सब मैंने लिखा है यहाँ पे, स्पेशली एपीजीपी बेसिक प्रॉपर्टीज़। और ये 3 सीरीज लिखी थी, 1 + 2 + 3 + 5 स्क्वायर वाली और क्यूब वाली, और इनके जो सम के जो फॉर्मूले होते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे थे। और उनमें से ऑब्वियस ही बात है, एपीजीपी में से इस बार कोई क्वेश्चन उतना प्रॉपरली आपसे पूछा भी नहीं गया है। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली ये है,
यहाँ पर एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली ये है कि इस बार 2024 के पेपर में कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कोई डायरेक्टली सवाल नहीं आया, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर 8 से 10 नंबर का हर साल जेईई एडवांस पूछता है। बट 2024 में डायरेक्टली कोई भी सवाल, अगर मेरी याददाश्त कमज़ोर नहीं है तो कोई भी सवाल आपसे 2024 के अंदर नहीं पूछा गया है। किस टॉपिक से? कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक से। तो अगर कॉम्प्लेक्स टॉपिक आपको इस पर्टिकुलर शीट में दिख रहा है तो मेरे से बताना भैया कि हाँ आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अब बाई चांस मेरे से मिस हुआ या फिर कैसे भी मिस हुआ, कैसे भी आप समझ सकते हो, बट 2024 के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास नहीं आया गया है। ठीक है। और मैंने आपसे यहाँ पर ये पॉइंट भी लिखा था कि वेक्टर अलजेब्रा, स्ट्रेट लाइंस हो गया, इन टॉपिक्स को स्किप मत करना, वेन डायग्राम को स्किप मत करना। वेन डायग्राम से सीधा का सीधा किससे मतलब था मेरा? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन से। तो देखो बात तो ऐसी है कि मतलब ये तो मैंने खाली वैसे ही लिया कि जनरल आपको बता दूं यार कि मतलब मैंने एक थोड़ा सा गैस जैसा करा था कि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 के जेईई एडवांस के पेपर के लिए, और मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो इनमें से आई भी थी। दैट इज़ मैक्सिमम पार्ट ऑफ जेईई एडवांस 2024 पेपर इसमें से कवर भी हुआ था। अब कई बच्चे बात करते हैं स्ट्रेटेजी की कि किस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हम जेईई एडवांस की स्ट्रेटेजी दे। तो सबसे पहले बिलीफ मतलब होता है कॉन्फिडेंस। खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप फुल 100% अपना दे रहे हो और कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है, कोई भी गलत इंटेंशन के साथ आप काम नहीं कर रहे हो। बिल्कुल अपनी 100% एक्यूरेसी से और 100% आपका जो इंटेंशन है वो प्योर है, तो हर चीज़ आपके पास सक्सेसफुल होती है। और अप्स एंड डाउन्स आर जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स जब तक आपके पार्ट लाइफ में नहीं आएंगे, हमेशा आपका ग्राफ जो है वो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही करना पड़ेगा तो आप सिर्फ ज़िंदगी में एक ही बार सफल होगे। बट अगर आपका ग्राफ जो है वो नॉन मोनोटोनिक कर्व है तो आप बार बार सफल हो गए, एक बार गिरने के बाद फिर से। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि हमेशा लाइफ का जो कर्व है वो नॉन मोनोटोनिक ही होना चाहिए, और ऑब्वियसली नॉन मोनोटोनिक कर्व ही होता है लाइफ का कर्व। तो हमेशा याद रखना कि जो भी जिस भी चीज़ से आप जुड़े हुए, कई बच्चे बोलते हैं कि पीवाईक्यू की सीरीज़ करा दो, ये पूरा पेपर करा दो। देखो पूरा तो मैं कुछ भी नहीं करा सकता, डायरेक्टली स्पीकिंग पूरा मैं कुछ भी नहीं करा सकता, कोई भी चीज़ मैं पूरी नहीं करा सकता, बट जितना मेरे से होता है मैं उतनी आपकी हेल्प करता हूँ। और आपको मैक्सिमम काम आपको ही करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपकी जगह आके ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, और मैं आपका यहाँ पर ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना चाहता। बस मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, जहाँ पर हो, जिस पोजीशन में हो, सबसे अच्छी पोजीशन में हो, मेहनत करने का मौका आपको मिला है। जेईई जैसा रेप्यूटेड एग्जाम, जेईई एडवांस जैसा रेप्यूटेड एग्जाम आप देने जा रहे हो या फिर देने वाले हो, तो 100% अपनी परफॉर्मेंस देना, 100% एक्यूरेसी, 100% अपने बिल्कुल अच्छे माइंडसेट के साथ एग्ज़ाम आपको देना होता है। और 100% अपना परफॉर्मेंस देने से पहले 100% आपकी क्या होनी चाहिए? मेहनत होनी चाहिए। मेहनत पर कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ, बस मैंने एक छोटी सी पोस्ट थी, कल से अपन वही रेगुलर वीडियो डालेंगे। और किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत होती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हो कि भैया इस कॉन्सेप्ट में वीडियो, और उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में वीडियो आपके पास ले भी आता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थोड़ा मोटिवेशन सेशन ज़्यादा शायद से ज़्यादा हो गया, बट स्ट्रेटेजी कुछ भी नहीं होती। जो आपको फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं आपके टीचर्स, आपके गाइडर्स, उसको फॉलो करो, बट दैट्स इट। और कहीं दूसरी जगह से आपको मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।